मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में खाकी में स्थित प्रग नामक पुस्तक के विमोचन समारोह में भाग लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अनिल रतूड़ी ने खाकी में स्थित प्रज्ञ के बारे में कहा कि कई बार हम थोड़ी सी सफलता से भी उत्साहित हो जाते हैं, वहीं कई बार मिलने वाली असफलता से हम पूरी तरीके से हतोत्साहित हो जाते हैं। मुझे लगता है कि वह यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि दोनों स्थितियों में एक जैसा होना चाहिए। खाकी में स्थित प्रज्ञ और स्थित प्रज्ञ के बारे में अभी आदरणीय रतूड़ी जी ने बहुत कम शब्दों में हम सबके समक्ष सबको मतलब अच्छे से समझ में आ जाए उन्होंने स्थित प्रज्ञ बता दिया। और सच में स्थित प्रज्ञ ये है कि कई बार हम छोटी छोटी जो सफलताएं होती हैं उनसे बहुत उत्साहित हो जाते हैं और बहुत प्रयास करने के बाद भी कभी सफल नहीं हो पाते तो निरुत्साहित हो जाते हैं। सफलता और असफलता दोनों में ही एक समान रहना, मैं समझता हूं वही वो कहना चाह रहे थे। और तो वहीं काशीपुर में सदस्यता अभियान के दौरान आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी मंडल कार्यकर्ताओं ने बुके देकर उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सदस्यता अभियान के दौरान उन्होंने पार्टी के मंडल कार्यकर्ताओं से बीजेपी के ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए जाने पर जोर दिया। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा बैठक में भाग लेने आए नए सदस्यों को मोबाइल ऐप के माध्यम से सदस्यता ग्रहण कराई गई। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों में मजबूती के साथ सामने आने के लिए लगातार सदस्यता अभियान चला रही है, जिसको भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व के रूप में मना रही है। तो वहीं उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मुद्दे पर आज महिला कांग्रेस देहरादून में बड़ा प्रदर्शन करेंगी। इस दौरान सीएम आवास का कूच भी किया जाएगा। उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में राज्य में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न के विरोध में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास घेराव में मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोतियाल, पूर्व अध्यक्ष विधायक प्रीतम सिंह उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा कुछ और विधायक भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। महिला कांग्रेस की ओर से साफ किया गया है कि सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। ज्योति रौतेला ने साफ किया कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस लगातार संघर्ष करती रहेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार के पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का हरिद्वार पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि रमेश पोखरियाल निशंक बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक देश एक चुनाव के फैसले को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलना सराहनीय है। इसका पूरा देश समर्थन करता है और स्वागत करता है। कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों का ना कोई विजन है और ना ही कोई मिशन। बहुत बड़ा प्रभाव होता है और केवल विकास पे प्रभाव नहीं होता है, बहुत सारी चीजों पर वो प्रभावित करता है। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव हो तो मुझे लगता है कि सभी को जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की जो समिति है उसने अपनी अनुशंसा दी है। कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है भारत सरकार में। मुझे लगता है कि उसमें पूरे देश में लोगों को रुचि है, लोग उसको चाहते हैं। ज़रूर कुछ लोग जो विरोध के लिए विरोध करने की कोशिश करते हैं, उनका न तो कोई विज़न है और न उनका कोई मिशन है, और इसलिए पूरा देश में
तो वहीं इस साल 10 मई को शुरू हुई चारधाम यात्रा को पिछले महीने राज्य में आई आपदा के कारण रोकना पड़ा था। अब यात्रा ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। जैसे जैसे मौसम साफ हो रहा है, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस साल अब तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक बद्रीनाथ धाम में अब तक 9,89,282 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि केदारनाथ धाम में 11,45,897 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में अब तक 6,72,592 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं, जबकि यमुनोत्री धाम में अब तक 5,83,455 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अब चारधाम यात्रा पर जाने के लिए 60 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। पिछले साल 72 लाख तीर्थयात्रियों ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि साल 2023 में 56 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए थे। तो वहीं बद्रीनाथ से विधायक लखपत सिंह बुटोला ने अपने क्षेत्र की समस्या और विकास कार्यों का खाका खींचते हुए कहा कि पहाड़ी क्षेत्र का विकास एक तरह की चुनौती होती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। पहाड़ी क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों से ज्यादा बड़ी होते हैं। आगे उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा, चिकित्सा और सड़क है। सड़कें अभी तक बंद पड़ी हुई हैं, ना ही अच्छे विद्यालय हैं और ना ही अच्छे अस्पताल अभी तक वहां खुले हुए हैं। मैंने कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कर ली, लेकिन उससे कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही उस पर कोई सुनवाई कर रहा है। 4,500 वर्ग किलोमीटर बड़ी है। देहरादून के 11 विधायकों से बड़ी एक विधानसभा है। कितने 11 विधायक चुने जाते हैं। भौगोलिक परिस्थितियां बहुत भिन्न है। 250 किलोमीटर लंबी विधानसभा है और मैं चाहता था कि इसमें जो आपदाएं वहां पे आ जाए, उन आपदाओं को लेकर सरकार चर्चा कर ले। सदन से भी सरकार भागी है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही। लगातार मैं माननीय 2 मुख्यमंत्री जी से मिल चुका हूँ, लेकिन जो विकास के काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे, सड़कें नहीं खुल पा रही। इस समय पहाड़ के अंदर सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। न सड़कें खुल पा रही, न स्वास्थ्य सही ढंग से चल रहा, शिक्षा के हाल बदतर हो रहे हैं। इन चीजों को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, लगातार अपनी बात पे कह रहा हूँ। ठीक। तो वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पे सड़कों पर पड़े गड्ढे हादसों को दावत दे रही है। ये गड्ढे न केवल सड़कों पर है, बल्कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य पड़ाव नगर क्षेत्र के मुख्य बाजार से होते हुए जाने वाली सड़कों पर भी है, जो आए दिन जाम और हादसों के कारण भी बन रहा है। व्यापार मंडल बड़कोट द्वारा 1 सप्ताह के भीतर गड्ढे भरने का अल्टीमेटम भी दिया गया और ऐसा न होने पर व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इससे पूर्व भी स्थानीय लोग और व्यापारी राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को गड्ढे भरे जाने को लेकर मौखिक व लिखित रूप में भी मांग कर चुके हैं, लेकिन विभाग गहरी निद्रा में सोया हुआ है। आपको बता दें कि इन दिनों यमुनोत्री यात्रा में यात्रियों की संख्या में दिनों दिन इजाफा होता जा रहा है, लेकिन सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे यात्रियों को भी आवाजाही में परेशान कर रहे हैं। साथ ही बाजारों में बने गड्ढों में बरसाती समय पर पानी से भर जाने पर कीचड़ और दुकानों के अंदर गंदा पानी छिड़कने से भी ग्राहक और व्यापारियों को 2-4 होना पड़ता है। बहुत समय से ये जटिल समस्या हो रही है। राजमार्ग की बड़कोट नगर के अंदर जो है बीचों बीच जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें पूरे कई गड्ढे हैं और हमने पहले भी विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनको सूचित किया था, परंतु उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। आज भी हमारे द्वारा उनको ज्ञापन दिया गया और जो हमारे NH के जो अधिशासी अभियंता जी हैं उनको हमने लिखित रूप में भी दिया है। और क्योंकि ऐसी समस्या है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं और गड्ढों में आजकल बरसाती सीजन है, पानी भर जाता है और जैसे कोई वाहन आता जाता है तो उससे मतलब पैदल चलने वाले लोग हैं उनको सबसे ज्यादा समस्या होती है। और आजकल यात्रा काल है, गड्ढों में जो है यात्रियों को पता नहीं है और गाड़ियाँ उसमें फंस जाती हैं। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह है कि विभाग को इसका तुरंत जो है संज्ञान लेना चाहिए और गड्ढों से मुक्त इस राष्ट्रीय राजमार्ग को करना चाहिए। बहुत तो वहीं विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी की मिलावट का मामला गरमा गया है। धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलना सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं पर कुठाराघात है।
भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं, इसलिए वो आंध्र प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल वहां बनने वाले प्रसाद की मात्रा सीमित की जाए और इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच की जाए। वहीं महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि यह सनातन धर्म को नीचा दिखाने की बड़ी साजिश है। वो सरकार से मांग करते हैं कि मामले की जांच कराकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये बहुत ही दुखद है और सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं के साथ में सीधा कुठाराघात है। बहुत समय से इस प्रकार की वहाँ स्थितियाँ सुनने में आ रही थी, लेकिन आज जो वैज्ञानिक पद्धति से निरीक्षण हुआ है प्रसाद का, और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ जो अभी वर्तमान में हैं, उन्होंने जिस प्रकार का एक दुखद भरा स्टेटमेंट दिया है, सारे सनातन धर्मावलंबी इससे आहत हैं कि भगवान वेंकटेश्वर का पूजन करने के लिए भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेकों देशों से लोग आते हैं। इससे संपूर्ण सनातन धर्म की क्षति हुई है। और मैं स्वयं भगवान विष्णु के इस जो लड्डू का प्रसाद वहाँ चढ़ता है, मेरी सरकार से ये मांग है कि जब तक पूरी स्थिति शुद्ध ना हो, सूक्ष्म मात्रा में ही प्रसाद भक्तों को दिया जाए, और वो जो बड़े स्तर पर प्रसाद बनाया जाता है तत्काल उस पर रोक लगानी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जिन लोगों ने ऐसा किया है ये बहुत महापाप है। तिरुपति बालाजी के प्रति अगाध श्रद्धा पूरे विश्व के हिंदुओं की है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी दुर्घटना बाद में ना हो, इसके लिए एक व्यवस्था वहाँ बनानी चाहिए। वैसे तो जो प्रसाद का एक अलग से डिपार्टमेंट है वहाँ पर, और इस समय दुर्भाग्य से जो टीडीपी की सरकार के जो मंत्री हैं वो ईसाई है जो इसको देख रेख कर रहे हैं, तो इसलिए इस घटना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इसकी हम सब लोग जांच की मांग करते हैं और दोषियों को दंडित किया जाए। ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है, और जिस प्रकार से सनातन धर्म का वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़ रहा है, कैसे इसको नीचा दिखाया जाए, ये अनेकों षड्यंत्र चलते रहते हैं। ये षड्यंत्र का हिस्सा है, इसकी जांच से ही पता चलेगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित एक हेल्थ केयर सेंटर में गर्भपात के दौरान डॉक्टर की लापरवाही सामने आई। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ अनिल वर्मा ने बताया कि महिला की स्थिति गंभीर होने के कारणों की जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि विभाग में रोशनाबाद हेल्थ केयर सेंटर के नाम से कोई पंजीकरण नहीं है, जिससे यह अवैध प्रतीत होता रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इलाके में चल रहे अवैध अस्पतालों और क्लिनिकों को भी चिन्हित करना शुरू कर दिया। जल्द ही इन पर कार्रवाई की जाएगी। इस लापरवाही से प्रभावित महिला का उपचार फिलहाल किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग की इस जांच और अवैध क्लिनिकों पर कार्रवाई से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के प्रयास किए जाएंगे। सीएम साहब के समझाने में आया, आप लोग प्रेस माध्यम से, कि कोई रोशनाबाद में हेल्थ केयर सेंटर के नाम से था, वहाँ पे कोई लेडी आई थी और पुष्टता के लिए आई थी। क्या उसका अभी मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, और उसकी किन ये भी एक जांच का विषय है। मैं खुद आज अपनी टीम के साथ में गया था वहाँ, वो बंद है डॉक्टर के, हम लोग उनके एड्रेस लेकर आए, उन लोगों को भी चिन्हित करके जो भी हमारी कार्यवाही है, जो विभागीय कार्रवाई करेंगे। और उसका हम अभी हमने देखा रजिस्ट्री में हमारे यहाँ कोई उसका CIA में नहीं था, और ये सभी लोग इस टाइप के हैं। आज 3 और मैंने अस्पताल ऐसे देखे जिनके पास डॉक्टर नहीं था अवेलेबल, उनके पास और ऐसे पैरामेडिक्स पेपर नहीं थे, उनको भी हम लोगों ने नोटिस दिया। और ये कार्रवाई बार बार चलती रहती है। आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, जिनका हमारा क्लिनिकल एस्टेब्लिश एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको ये सूचना जाननी चाहिए कि भाई आप या तो अस्पताल को बंद कर दीजिए, या फिर जो डॉक्टर जिस पैथी में है, सपोज कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर तो अपनी आयुर्वेदिक में इलाज करे, होम्योपैथिक का होम्योपैथिक में करे, एलोपैथिक का एलोपैथिक में करे, जिस पैथी का ज्ञान हो उसी का वो इलाज दे, ताकि आदमी को उसको राहत मिल सके। अज्ञानता में जाने जा रही हैं, ये सीएम साहब के समझा। तो वहीं
ऋषिकेश में साइबर ठगों ने मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर रिटायर्ड बैंक मैनेजर से 52 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित ने साइबर पुलिस थाने में शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और ठगी गई रकम वापस दिलाने की मांग की है। पीड़ित योगेश श्रीवास्तव ने साइबर थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके आधार पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुझे 13 तारीख को फोन आया 9:30 बजे। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपके खिलाफ जो है 17 FIR हो चुकी हैं, आपके नाम जो है अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है, या तो 2 दिन के अंदर आप मुंबई में आके रिपोर्ट कीजिए, अन्यथा आपको वहीं से अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब ये सुबह 9 बजे से लेके ये कल शाम के 5:30 बजे तक रही। उसी ड्यूरेशन में उन्होंने मुझसे FD जो है कैंसिल करा के क्लोज करा के उसका पैसा एक अकाउंट में ट्रांसफर कराया। इसको चेक करने के पश्चात आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। कि सबको जागरूक किया जा सके। आज हम डिजिटलाइज के युग में चले गए हैं और इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, इसके जो नुकसान है, जितना हम डिजिटलाइज है उसका नुकसान भी हमें उठाने पड़ रहे हैं। तो यही उसका उद्देश्य है कि सरकार इसमें कार्यक्रम चलाए और हम अधिवक्ता हैं, हम एसोसिएशन में भी ये बात रखेंगे कि साइबर ठगी से कैसे बचा जाए, साइबर ठगी से बचने के क्या उपाय किए जाए। जैसे भी बताया कि अगर ऐसी कोई कॉल आती है, CBI से कोई कॉल आ रही है, फर्जी कॉल पुलिस से आ रही है, मुंबई पुलिस से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, तो उसके लिए हम पहले सबसे बात करें, अपने आसपास लोगों से बात कर लें। कोई ऐसी कॉल हमें फेक कॉल हमें आ रही है, हालांकि सरकार ने अभी जो हमारा नया कानून जो BNS वगैरह जो नया कानून बने हैं, इसे ऑर्गेनाइज क्राइम की श्रेणी में डाला है। इसे संगठित अपराध माना गया है और सजा का प्रावधान इसे बढ़ाया गया है। सजा इसमें उम्र कैद तक की सजा कर दी गई है। तो यह है कि धीरे धीरे सरकार इसमें सजग हो रही है और प्रयास हमें करने पड़ेंगे ताकि साइबर क्राइम से बचा जा सके। और मैं ये देख रहा हूँ कि इनका जो मुख्य टारगेट है, जो ऐसे सीनियर सिटीजन लोग हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पे ज्यादा टारगेट वो लोग कर रहे हैं और इनका सोर्स ही इन लोगों पे ज्यादा अटैक करने का है, क्योंकि ये उनके ट्रैप में फंस जा रहे हैं। कि सबको जागरूक किया। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रवक्ता सुनीता प्रकाश सहित महिला कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी और SSP कार्यालय पहुंचकर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के सामने शराब की दुकान होने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि द किलर हब नामक शराब की दुकान बालिका इंटर कॉलेज से महज 50 मीटर की दूरी पर है, जो नियम के विरुद्ध है। आगे उन्होंने कहा कि यह ठेका पिछले लगभग 3 सालों से चल रहा है। ठेके के पीछे रिहायशी कॉलोनी भी है। लोग इस शराब की दुकान के पास आकर शराब पीते हैं, जिससे रास्ते पर जाने और आने वाली बहन बेटियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे महिलाओं के बीच भय व्याप्त है। यहाँ कहना चाहूंगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं पे जो है राजपुर रोड 65 राजपुर रोड पे एक शराब की दुकान खुली है। 3 साल से लगातार क्षेत्र के लोग जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश की भी अवहेलना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जहाँ पे शिक्षण संस्थान हो, पूजा घर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, इनसे जो है 500 मीटर की दूरी अंदर जो है कोई भी इस तरह की शराब की दुकान नहीं खोली जानी चाहिए। लेकिन वहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे एक जो शराब की दुकान धड़ल्ले से चल रही है। ठीक है, उसके साथ साथ जो शराब की दुकान है उसने जो है बाहर जो रिहायशी जो गली जा रही है बगल से निकलते हुए, जहाँ से सारी क्षेत्र की महिला आती जाती है, बच्चियां स्कूल जाती है, वहाँ पे मोमो की दुकान, चाइनीज की दुकान, पानी की दुकान और जो नमकीन वगैरह दुकानें 3-4 दुकानें लगी हैं। लोग वहीं से खरीदते हैं, वहीं पे खड़े होकर शराब पीते हैं। आने जाने वाली लड़कियों को उसके साथ छेड़खानी होती है। लगातार 2 साल से जो क्षेत्रवासी जो है कंप्लेंट कर रहे हैं। उत्तराखंड के सबसे बड़े PG कॉलेज DAV में छात्रों के 2 गुटों में झड़प हो गई। बात मारपीट और पथराव तक पहुंच गई थी। बताया जा रहा है कि झगड़ा NSUI और आर्यन संगठन के छात्रों के बीच हुआ। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहले तो शांति से ही झगड़े को शांत कराया और कोशिश की कि लोग शांत हो जाए, लेकिन दोनों गुटों के छात्र नहीं माने तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इसके बाद ही स्थिति काबू में आई। पुलिस ने दोनों गुटों के कई छात्रों को हिरासत में भी ले लिया। तो वहीं देहरादून में रायपुर चौक पर एक ट्रक चालक ने स्कूटी सवार युवकों को कुचल दिया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा मामूली रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं हादसे के बाद चालक ट्रक घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया।
तो वहीं रुड़की के मंगलौर में मंडावली गांव के पास गंग नहर के किनारे अधजला शव मिला है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन अब तक अधजले शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे पर टामटा के पास क्यारी पुल से यमुना नदी में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर यमुना नदी में गिरी। तो वहीं आपको बता दें कि सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पुलिस टीम पहुंची और गाड़ी में सवार 2 घायल व्यक्तियों को स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर निकाला गया और इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टामटा में भर्ती कराया गया है। हरिद्वार में ई रिक्शा वाहनों की बेतहाशा बढ़ती संख्या ट्रैफिक के लिए समस्या बन रही है। ई रिक्शाओं के लिए रूट निर्धारण नहीं किया गया है, लिहाजा हजारों ई रिक्शा बेतरतीब ढंग से सड़कों पर दौड़ रही हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर ई रिक्शाओं की भीड़ से अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। हरिद्वार जिले में लगभग 10,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड है, जिनमें 6,000 से ज्यादा हैं। रिक्शा अकेले हरिद्वार शहर में दौड़ रही है। एआरटीओ का कहना है कि ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारण और परमिट जारी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी ई रिक्शा खरीदकर उसका रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो वहीं ट्रैफिक पुलिस भी रिक्शाओं का रूट निर्धारण कर ट्रैफिक सुचारू करने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है। ई रिक्शा के संख्या निर्धारण के संबंध में हमें उच्चाधिकारियों लेवल से कोई अभी दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं। कोई भी ई रिक्शा के लिए आवेदन करता है रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हमें रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और सिर्फ हरिद्वार ही नहीं अन्य शहरों में भी जहाँ पे भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं वहाँ से भी रिपोर्ट आ रही है। संख्या निर्धारित करना परमिट से परिवहन विभाग परमिट जारी करता है क्षेत्र और मार्ग पे। तो चूँकि ये ई वाहन है तो ई वाहन को परमिट से मुक्त सेंट्रल गवर्नमेंट मॉर्थ द्वारा ही किया गया है, शासनादेश द्वारा। तो इसलिए अभी इन पे परमिट की शर्तें आरोपित नहीं की जा सकती। जैसे ये परमिट की शर्तों में आ जाएंगी तब मार्ग क्षेत्र इनका बनाया जा सकता है। ई रिक्शा तो वहीं हरिद्वार के जिला अस्पताल में इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने शराब के नशे में एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ अभद्रता की तो हंगामा खड़ा हो गया। इमरजेंसी से मरीज को ले जाने को लेकर डॉक्टर गोपाल गुप्ता ने 108 एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ पहले अभद्रता और फिर मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद डॉक्टर ने एम्बुलेंस का शीशा तोड़ दिया, जिससे गुस्सा एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। सूचना पाकर सीएमओ आर.के. शर्मा भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर गोपाल गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया। घटना के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें डॉक्टर गोपाल गुप्ता लोगों और पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज करते हुए धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।